Hey guys, what's up? Welcome to वीडियो 3 ऑफ फ्रीलांसिंग फाउंडेशंस। आज हम बात करने हैं अपनी नीश कैसे सिलेक्ट करनी है, अपनी टारगेट कस्टमर्स को कैसे सिलेक्ट करना है। एंड देखो, दीज वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ दीज आर नॉट स्क्रिप्टेड। ओके, मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस का जितना भी डेटा है, जितना मैं रिकलेक्ट कर सकता हूँ, उसके साथ में मैं जेन्युइनली सिखा रहा हूँ। दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड। आपको कहीं भी इसके अंदर ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं किसी और का रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस फ्रॉम द लास्ट 8 years, फ्रॉम बिल्डिंग unjob.ai, फ्रॉम हैविंग 75,000 freelancers on board with us, अब तो ऑलमोस्ट 1 लाख freelancers होने वाले हैं जिनको हम कहीं ना कहीं से क्लाइंट्स या जॉब्स ला के दे रहे हैं। सो दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना राइट कस्टमर्स, अपनी राइट नीश को कैसे चूज करना है। सो मेरे साथ आओ, दिस इज माइरो बोर्ड। आई यूज इट फॉर प्लानिंग, तो मैंने इसका नाम भी लिखा है आई प्लान करके। सो देखो, अगर आपको अपना आइडियल कस्टमर चूज करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइडियल कस्टमर। ओहो, बहुत छोटा हो गया, जूम इन करना पड़ेगा आई थिंक, या इसको बढ़ा देते हैं। या दिस इज योर आइडियल कस्टमर। अब मुझे आइडियल कस्टमर चूज करना है। कस्टमर है ना, बहुत तरह के होते हैं। लेट्स से मैं बेसिक क्लाइंट लेता हूँ। अभी किस किस टाइप के हो सकते हैं वो? जियोग्राफी पे हो सकते हैं, ठीक है। देन उनका स्केल हो सकता है कि वो कितने बड़े हैं, उनके एम्प्लॉय साइज कितना है कंपनीज का, वो कौन से रीजन के अंदर हैं, उनकी लैंग्वेज कौन सी है जिसमें वो बात करते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि तुम स्पेन के अंदर टारगेट कर रहे हो बट यू डू नॉट नो स्पेनिश, तो वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दे प्रेफर टू हैव टीम्स जो कि स्पेन के ही अंदर हो, उन्हीं को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स देते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं सकते। लेट्स से अगर आपको कोई लेट्स से आपको कर्नाटका के अंदर कोई क्लाइंट मिला जिसको सिर्फ और सिर्फ मलयालम के अंदर अपनी एडिटिंग करानी है, पर आपको मलयालम आती ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको चूज़ करके ना। तो लैंग्वेज इज़ वन मोर बैरियर। देन आपका टिकट साइज़ हो गया कि वो कितना पे कर सकते हैं पर प्रोजेक्ट। मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और डिफाइन करता हूँ। ये तो बेसिक फैक्टर्स हो ही गए, मैं इसको और ट्राई करता हूँ। जैसे आपका एक हो गया लोकल बिजनेसेस, ठीक है। देन आपका एक हो गया स्टार्टअप्स एंड एसएमईज, ठीक है। देन आपका एक हो गया एंटरप्राइजेस, ठीक है। देन लोग क्रिएटर्स को भी टारगेट करते हैं आजकल, तो वो भी एक अलग नीश बनी गई है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 4 तुम्हारी बेसिक नीश हो गई जो चलती ही चलती हैं इंडिया के अंदर एंड इंडिया के आउटसाइड। अब मैं ज्योग्राफी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे टारगेट करना है। लोकल बिजनेसेस, क्रिएटर्स, स्टार्टअप, एसएमईज, एंटरप्राइजेस, सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लोकल बिजनेस के पास जाऊँगा ना, उसका पैसा है बट वो देता नहीं है, क्योंकि वो फंसा रहता है उसके पास। जैसे क्या होता है, मान लो अगर मैं किसी शू शॉप के पास गया एंड उसके पास बहुत सारा स्टॉक है, उसका सेल भी हो रहा है भाई, दिन के 10 लाख का सेल हो रहा है उसका। बहुत सारे ऐसे दिल्ली के अंदर लोकल शॉप्स हैं जिनका लाखों का सेल हो रहा है डे का, बट उनके पास है ना कैश फ्लो नहीं है, बिकॉज उन्होंने जो खुद से स्टॉक उठाया है उसका पेमेंट नहीं कर रहा है। वो पहले उनको पेमेंट करना पड़ेगा वेंडर्स को, वेंडर्स ने उनको पेमेंट नहीं करा है जिनसे उन्होंने सोर्स करा है। मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो उनके पास जनरली कैश नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, उनको सारी सैलरीज देनी है, डिस्ट्रिक्ट जोमेटो पे उनका पूरा बिजनेस इज डिपेंडेंट, ठीक है। तो उनके पास मे बी इमीडिएट कैश ना हो आपको पे करने का, तो मे बी इसे स्टार्टअप एसएमईज हो गए ना, दे कैन पे यू एडवांस ऑल्सो, बट लोकल बिजनेसेस मेरे एक्सपीरियंस में एडवांस पे नहीं करते हैं। जैसे हमारा एक रेस्टोरेंट था जिसके साथ हमने टाई अप करा था फॉर कंटेंट शूट्स 3 साल पहले। हम उनका कंटेंट शूट करा, उनकी एड्स लाई, सब कुछ करा, आज तक पैसा नहीं आया। द रीज़न क्योंकि वो लोकल बिजनेस है, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फॉलो करता नहीं है। अनजॉब तब बनाया नहीं था हमने कि फ्रीलांसिंग स्कैम फ्री हो जाए। हमारी तो बड़ी बैंड बज गई थी उस टाइम पे भाई, क्योंकि एग्रीमेंट वगैरह कुछ था नहीं। और लोकल बिजनेस उनको फॉलो भी नहीं करता, वो पे ही नहीं करेगा अगर उसका काम अच्छा नहीं लगा तो दिस इज नॉट अ नीश दैट आई विल प्रेफर। दिस इज वन ऑफ द रीजंस ही इंडिया ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ के जो लोकल बिजनेस है बहुत अलग तरह के फंक्शन करते हैं, ठीक है। इनको कभी भी पैसा लगाना नहीं है, रिस्क लेना नहीं है, तो आई डू नॉट प्रेफर दिस नीश। बट काफ़ी सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप मैनेज करना जानते हैं एंड असाइड फ्रॉम बिजनेस वो भाईचारा बना के चलते हैं और बोलते हैं अरे सर जी ऐसा नहीं चलता, वैसा नहीं चलता, बातें बनाना जानते हैं एंड वो पैसा निकलवा लेते हैं। तो अगर आप उस टाइप के बंदे हो तो आप फिर भी लोकल बिजनेस के अंदर टारगेट कर सकते हो। लोकल बिजनेस में किस किस तरह की रिक्वायरमेंट है? यू माइट नीड अ एआई रिसेप्शनिस्ट जो कि डायरेक्ट आपके बुकिंग ले ले,
एंड अपनी टेबल ब्लॉक कर दे, ठीक है। यू माइट नीड समवन जो कि आके वहाँ पे उनका कंटेंट बना दे, उनके लिए मेन्यू कार्ड डिज़ाइन कर दे, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है, उनको एड्स वगैरह चलानी होती हैं, तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है लोकल बिजनेसेस के अंदर, ठीक है। अब क्रिएटर्स को किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है? वीडियो एडिटिंग इन जनरल बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे पास भी एक बहुत सारे एडिटर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि अनजॉब से जाके हायर करते हैं, क्योंकि उनको रेगुलरली वर्क चाहिए होता है एडिटिंग के अंदर। जैसे मेरे पास अभी लगभग 700 प्लस एडिटर्स हैं जो कि अनजॉब से रेगुलरली हायर कर रहे हैं एडिटर्स को। तो ये हो गई आपकी एडिटिंग की नीश हो गई। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, या अब थोड़ा दिख रहा है ना। क्रिएटर्स को और किस तरह की नीड है? वो वाले फ्रीलांसर्स चाहिए होते हैं जो उनके लिए ब्रांड कोलैब्स ले आए, ठीक है। तो उनको मैनेजर्स चाहिए होते हैं। कुछ क्रिएटर्स फुल टाइम भी रखते हैं, कुछ क्रिएटर्स फ्रीलांसर्स भी रखते हैं, बट उनको मतलब होता है कि कोलैब कौन ला के दे रहा है, ठीक है। तीसरे तरह के क्रिएटर्स होते हैं जिनको AI एवेटार्स बनाने होते हैं, ठीक है, ये लोग भी करते हैं। स्टार्टअप्स एंड SMEs और एंटरप्राइजेस, ये दो नीशेस हैं जहाँ मैं मानता हूँ कि बहुत पैसा बनता है फॉर फ्रीलांसर्स। मैं इसको थोड़ा सा है ना वो कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्टअप और SME से स्टार्ट करता हूँ। मेजॉरिटी फ्रीलांसर्स इसी के अंदर वर्क करते हैं एंड इसी के अंदर अपना पूरे लाइफ का सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। देखो, स्टार्टअप्स एंड SMEs भी बहुत बड़ी नीश है, इसको हम और नीच डाउन करेंगे। बहुत तरह के होते हैं, D2C होता है, ई-कॉमर्स वाले होते हैं, ठीक है। देन अपने SaaS बेस्ड होते हैं, अपने हेल्थ टेक होते हैं, ठीक है, अपने फिनटेक होते हैं, अपने हार्डवेयर के अंदर जो होते हैं डीप टेक बोल लेता हूँ उनको, ठीक है। एंड मल्टीपल मोर, मतलब देर इज नो एंड टू इट, मतलब हर तरह के होते हैं। B2B बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, सर्विस बेस्ड एजेंसीज होती हैं, मल्टीपल टाइप की नीशेस होती हैं। एंड अब तो आयुर्वेदा भी एक नीश बन गई है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी वाले भी आ गए हैं एंड मल्टीपल मोर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको टारगेट किसको करना है। देखो, इस चीज़ के अंदर है ना, हर कोई नीश अच्छी है मैं तो बोलता हूँ, बट आपको फिर भी एक एक्सपर्टीज रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे फिनटेक है, फिनटेक के अंदर ना कंप्लाइंस का बहुत इशू होता है। तो अगर आपने वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन का पकड़ लिया तो आप कुछ भी नहीं बोल सकती। वही सेबी की गाइडलाइंस होती हैं, RBI की गाइडलाइंस होती हैं। आप फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो कंपनीज के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं और बहुत पंगे होते हैं। तो फिनटेक्स प्रेफर करती हैं दोज पीपल जिन्होंने पहले फिनटेक के अंदर वर्क करा हुआ है, समझ रहे हो। ई-कॉमर्स वाले तो चिल होते हैं, उनको तो चाहिए कि भाई कहीं कैसा भी बंदा मिल जाए। सबसे जो स्टार्टिंग के फ्रीलांसर्स होते हैं वो ई-कॉमर्स के ब्रांड्स को ही टारगेट करते हैं। जो फैशन के अंदर होते हैं, जो टी-शर्ट बेच रहा होता है, जो अपने परफ्यूम बेच रहा होता है, ये बहुत क्रिएटर्स भी होते हैं जो कि स्टार्ट कर देते हैं अपने ब्रांड्स ऑन इंस्टाग्राम, दे स्टार्ट सेलिंग। तो दिस इज अ गोल्डन नीश, एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ठीक है। मतलब मैंने कोई भी फ्रीलांसर नहीं देखा मैंने जिसने ई-कॉमर्स से स्टार्ट ना करा हो। तो क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होती है, ई-कॉमर्स के अंदर भी बहुत रिक्वायरमेंट है। उनको एडिटर भी चाहिए, उनको कंटेंट क्रिएटर भी चाहिए, उनको मार्केटर भी चाहिए, उनको लॉजिस्टिक्स हैंडल करने वाला बंदा भी चाहिए, हर तरह का बंदा चाहिए उनको, ठीक है। यू कैन इमेजिन कि वो जो फाउंडर है उसको अपना लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग बनाना है, तो उसको लिंक्डइन आउटरीच वाला बंदा भी चाहिए, उसको लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग वाला बंदा भी चाहिए, उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए जो कि लिंक्डइन पे पोस्ट लिखेगा, एंड उसको थंबनेल डिजाइनर भी चाहिए, उसको हर तरह का बंदा चाहिए भाई। तो ई-कॉमर्स इज लाइक द गोल्डन नीश ऑफ स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन यहीं पे होता है इन द स्टार्ट, बट मैंने देखा है कि इट्स ऑल्सो वन ऑफ द डिफिकल्ट नीशेस टू गेट इनटू बिकॉज मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है। अगर आपने एक D2C या ई-कॉमर्स ब्रांड चलाया है, ठीक है, ई-कॉमर्स स्पेशली, तो आपके पास ऑलरेडी इतने कॉल आते हैं डेली पे कि ये सर्विस ले लो, वो सर्विस ले लो, कि आपके लिए इट्स नॉर्मल टू रिजेक्ट पीपल। तो काफ़ी बार होगा कि आप बोलोगे मैं मेटा मार्केटिंग कर लेता हूँ आपके लिए, वो उसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई दूसरा फ्रीलांसर होगा, या फिर उसके पास ऑलरेडी कोई एजेंसी होगी जिसको उसने प्रोजेक्ट दे रखा है। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए ना बहुत सारे फ्रीलांसर्स जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत अर्ली स्टेज ब्रांड साथ लो टिकट के अंदर स्टार्ट करते हैं, दे बिल्ड देयर एंटायर पोर्टफोलियोज एंड धीरे धीरे करके वो बड़े ब्रांड्स को पिच करना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ब्रांड्स होते हैं जो धीरे धीरे इन हाउस भी रख लेते हैं अपनी टीम्स,
जैसे कोई सोशल मीडिया मैनेजर इन हाउस ही रख लिया, एडिटर इन हाउस ही रख लिया, तो वो फ्रीलांस कम करने लगते हैं इन द फ्यूचर जैसे जैसे ब्रांड्स बड़े होने लगते हैं। बट यू कैन स्टिल पिच देम मल्टीपल मोर सर्विसेज कि हम आपके कस्टमर का रिटेंशन बढ़ा देंगे, या फिर हम एक AI एजेंट बना देंगे जो आपकी हायरिंग प्रोसेस ईजी कर देगा, मल्टीपल मोर। बट अगर आप फिनटेक के पास जाओगे या हेल्थ टेक के पास जाओगे ना, वो बंदा बोलेगा कि यार मैं तो हॉस्पिटल हूँ, या फिर मेरा तो मेडिकल प्रोडक्ट है, मेरी तो गाइडलाइंस ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। या फिर लीगल भाई, लीगल में भी है ना बहुत इश्यूज आते हैं क्योंकि आपको हर चीज़ चेक करानी पड़ती है। लॉयर्स कैन नॉट एडवर्टाइज ऑफिशियली, तो आपको है ना मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी है, ई कॉमर्स, SaaS, हेल्थ टेक, लीगल, फिनटेक, डीप टेक, जो जो मिल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 क्लाइंट्स ऐसे पकड़ो, फिर सबसे ज़्यादा तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट आए, ठीक है, उसके और क्लाइंट्स को पकड़ना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि आपका कम पैसा मिलेगा, ठीक है, लो बजट के अंदर, पर आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। फिर आपने एक तरह का नीश पकड़ लिया एंड उसी के अंदर आप फोकस करते जा रहे हो, तो आपका वो पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि है ना बाद में आप बड़े क्लाइंट्स को पकड़ सकते हो एंड यू कैन आस्क देम अ वे बिगर अमाउंट जो आपने स्टार्टिंग में क्लोज करा था। मान लो अगर आपकी 1000 रुपये की रेटिंग थी फॉर अ फिनटेक ब्रांड इन द स्टार्ट, तो आप एक बड़े फिनटेक को पकड़ सकते हो और उसको बोल सकते हो कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट। और होता है भाई, मतलब सच में, अगर आप जैसे बोलोगे ना, एक्को है, एक्को इंश्योरेंस बेचता है या इंश्योरेंस का एग्रीगेटर है, और मान लो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, अब आप एक्को के साथ वर्क कर लोगे और आप फिर आप बोलोगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस के पास जाना है, तो पहले आप कंटेंट बनाओगे, बहुत बड़ा एग्रीमेंट होगा, 45 डेज का पेमेंट टर्म होगा, देन उसका जो ड्यू डिलिजेंस वाला बंदा होगा, लीगल टीम चेक करेगी सारा काम होने के बाद, एंड वो आपको बताएगी कि आपको वापस करना है पूरा रीशूट या नहीं करना। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो आप पहले जब एक्को के साथ काम कर लोगे तो HDFC आपको हायर करने के चांसेस, तो HDFC आपको हायर कर लेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे बिकॉज आपने ऑलरेडी एक फिनटेक के साथ काम कर लिया है। सो दिस इज वन मेजर एग्जांपल कि अगर आपने एक जने के साथ काम कर लिया दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस। तो आपको एक चीज़ पकड़नी है एंड एक क्लाइंट में जब आपको मजा आने लग जाए तो उस तरह के 10 क्लाइंट्स को और पकड़ना है। अब यहाँ पे भी है ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे इंडिया के अंदर नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर स्टार्टअप बहुत ज़्यादा वो करते हैं, नखरे करते हैं पेमेंट करने में। स्टार्टअप का खुद पैसा थोड़ा क्रंच रहता है हमेशा, तो आगे पीछे करते हैं पेमेंट, 50% पहले देंगे, 50% बाद में देंगे, या एडवांस देंगे ही नहीं। तो चलो वो चीज़ तो अनजॉब ने काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व कर ली हैं, बट इफ़ यू आर बाईपासिंग अनजॉब एंड आप डायरेक्टली करने जाओगे लिंक्डइन आउटरीच से, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है। तो इस केसेस में काफ़ी लोग यूएस में भी ट्राई करते हैं। यूएस के क्लाइंट्स कैसे लाने हम फ्यूचर की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट पहले स्टार्ट बिल्डिंग इन इंडिया, बिल्ड अप बिग पोर्टफोलियो, देन आप यूएस में मूव करना। एंटरप्राइजेस, अब एंटरप्राइजेस में भाई ये अलग ही गेम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो सफ़ेद बाल देखते हैं, उनको नहीं चाहिए कि आपने 21 साल के 22 साल के हो तो आपका एंटरप्राइज क्लोज करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि वो बंदा है ना, पहले उसका मैनेजर देखेगा, फिर उसका सीनियर देखेगा, फिर उसका सीनियर देखेगा, आप 4 लोगों को कन्विंस करते जाओगे, फिर आपका एक लॉजिस्टिक्स वाला बंदा आएगा जिसका कोई रिलेशन नहीं है, वो बस आपसे नेगोशिएट करेगा, प्राइस तोड़ेगा, उसके बाद आप जाओगे डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर बोलेगा नहीं करना मेरे को, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो बहुत मुश्किल है एंटरप्राइज क्लाइंट क्लोज करना अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है 7-8 साल का इन द इंडस्ट्री। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप फ्रीलांस फाउंडेशन वाली नीश लाइक सीरीज देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप फ्रीलांसिंग फाउंडेशन वाली सीरीज देख रहे हो, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि आपको एंटरप्राइज क्लाइंट्स मिलेंगे इन द स्टार्ट। तो क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। सेकंड, इनका जो पेमेंट टर्म्स होता है ना, वो बहुत गंदा होता है। 45 to 60 डेज के अंदर दे पे, एंड इतना कैश फ्लो नहीं होता मैक्सिमम फ्रीलांसर्स के पास। एंड एंटरप्राइजेस नॉर्मली है ना एजेंसीज प्रीफर करती हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड के साथ वर्क करना स्टार्ट प्रीफर करती है, और आप एज अ फ्रीलांसर हो तो आपकी कोई कंपनी नहीं होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो एंटरप्राइज काम करेगी आपके साथ, इसका चांसेस बहुत कम है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी रेफरल के थ्रू आए। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर जाऊँगा नहीं, इसके भी बहुत तरीके हैं करने के, बट यू शुड आइडियली फोकस ऑन आइदर लोकल बिजनेसेस, क्रिएटर्स और स्टार्टअप्स एंड SMEs। दिस इज योर गोल्ड नीश, ठीक है। तो फिगर आउट करो कि किस तरह के लोगों से पकड़ना है, तो फिगर आउट करो अपनी नीश, एंड इसके अंदर भी फिगर आउट करो कि जो आपने दूसरी पकड़ा है तो उसके अंदर भी ई कॉमर्स भी, तो किस तरह के ब्रांड, परफ्यूम के साथ करना है, क्लोथिंग के साथ करना है, या आयुर्वेदा में करना है, या मल्टीपल मोर नीशेस हो सकती हैं, राइट। सो आप फिगर आउट करो कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, आपकी नीश क्या है, एंड उस नीश के अंदर
टारगेट करना है इन द नेक्स्ट 30 to 40 डेज। उस नीश को लिख के रखो, उस आइडियल कस्टमर को लिख के रखो। हम आगे जो भी वीडियोस बनाएंगे ट्राई करना कि आप उस कस्टमर के एंगल से सोच पाओ, उस कस्टमर को टारगेट करने के लिए आगे की फ्यूचर्स को रिलेट कर पाओ। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू फाउंड सम वैल्यू।